गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस में 4th नंबर का जो चैप्टर है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, उस बारे में हम पहले भाग में काफ़ी जानकारी ले चुके हैं। आज हम आगे का चैप्टर पूरा करके इसके कई टॉपिक हैं उसे हम क्लियर करके इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम जानते हैं जहाँ से हमारा ये चैप्टर बाकी था वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो हमारा यहाँ पर पॉइंट था मार्ले मिंटो सुधार। तो फूट डालो और राज करो की जो नीति थी उसे अपनाकर अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में कौमी वैमनस्य खड़ा करने की योजना बनाई थी, जो ईस्वी सन 1906 में ये योजना तैयार की गई। यहाँ पे आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का प्रतिनिधिमंडल वायरस मेंटो से मिला था और उस समय में भारतीय मंत्री जो था मार्ले, उसने सन 1909 में जो यहाँ का भारतीय मंत्री बना मार्ले, उसने इस सुधार को मार्ले मिंटो का सुधार के नाम से यहाँ पे घोषित किया। फिर है गांधी जी का भारत में आगमन। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के विरुद्ध संग्रह की लड़ाई सफलतापूर्वक लड़कर भारत में वापस 1915 में आए थे। अपने राष्ट्रगुरु गोपाल कृष्ण गोखले और आध्यात्मिक गुरु श्रीमंत राजचंद्र से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भारत के बहुत से भागों में प्रवास करके भारतीय जीवन को पहचानने का प्रयास किया था। तो यहाँ पे ये बताया गया है गांधी जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया था, जो किसकी वजह से, तो उनके जो राजगुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और उनके आध्यात्मिक गुरु जो थे श्रीमंत राजचंद्र की प्रेरणा से वो पूरे भारत में प्रवास किया, जिससे उन्होंने भारत के जीवन को पहचानने का प्रयास किया। और ये सारे भ्रमण करते हुए सन 1915 में वो सफलतापूर्वक दक्षिण अफ्रीका के रणभेद की जो विरुद्ध के सत्याग्रह की जो लड़ाई थी उसे लड़कर सफलतापूर्वक 1915 में वो भारत में वापस लौटे थे। हिंदुस्तान की गरीबी का मूल अंग्रेजों के द्वारा होने वाले जो शोषण को कारणभूत मानकर हिंद में से ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का उपाय का विचार भी गांधी जी ने किया। यहाँ बताएंगे हम रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट का मतलब हम कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं। रोलेक्ट एक्ट यानी अंधा कानून के रूप में माना गया है। तो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड के कानून विभाग के मंत्री रोलेट की अध्यक्षता में ईस्वी सन 1919 में रोलेक्ट एक्ट बना था। यह कानून क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादियों की दमन करने के उद्देश्य से बना था। व्यक्ति स्वतंत्रता और वाणी स्वतंत्रता को समाप्त करने वाले यह कानून काला कानून के रूप में माना गया। अभी हाल मैंने बताया ना कि इसे काला कानून के रूप में इसे क्यों माना गया था, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि इस कानून के अनुसार जो किसी भी संदेह व्यक्ति यानी किसी भी व्यक्ति पर थोड़ा भी शक भी होता था, संदेह भी होता था ना, तो उस व्यक्ति को ये लोग गिरफ्तार करते थे। गिरफ्तार करके फिर उस पर मुकदमा चलाया जाता था, उन्हें कई दिनों तक उन्हें जेल में बंद रखा जाता था। इसकी वजह से गांधी जी ने इस रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। मोतीलाल नेहरू के मतानुसार दलील और अपील और वकालत का अधिकार छीन लिया गया। यहाँ पे ये बताया गया है कि गांधी जी वकालत करते थे, तो मोतीलाल नेहरू के अनुसार यहाँ पे दलील और अपील का जो वकालत का अधिकार था वो उनसे छीन लिया गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को विरोधियों का दमन करने का एक विशाल सत्ता प्राप्त हो गई थी। इसलिए उनके नेता और जनता ने जगह जगह पर विरोध किया। उनके विरोध ने सभाएं, जुलूस, प्रदर्शन और हड़ताल का आयोजन किया। सरकार ने दिल्ली में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, जहाँ बताया गया है कि गांधी जी को सन 1919 में 6 अप्रैल को गांधी जी को अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार किया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को भी गिरफ्तार किए जाने पर ये आंदोलन उग्र आंदोलन बने और पंजाब में सरकार ने दमन का खुला और दौर चलाया था। फिर हम देखेंगे जलियांवाला बाग का हत्याकांड। तो पंजाब के अमृतसर में लोकप्रिय जो नेता थे सत्यपाल और सैफुद्दीन, उनकी कुचलू की गिरफ्तारी हुई। उनके विरोध में यहाँ वैशाखी के त्यौहार के दिन पंजाब के अमृतसर में इससे जलियांवाला बाग एक सभा का आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग का हत्याकांड बताया गया है। तो यहाँ ये बताया गया कि ये यहाँ पे जो आयोजन हुआ था, तो अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में जब आयोजन हुआ तो ये एक प्रकार से मतलब उनके विरुद्ध में जो लोगों ने आयोजन किया, तो यहाँ आयोजन करने के लिए यहाँ पे सभा इकट्ठी थी। तो उस सभा में जो लोग गए थे वो सब एकदम निशस्त्र थे, उनके पास किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं था, क्योंकि वो तो उस आयोजन की सभा का हिस्सा बनने गए थे ना, तो उनके पास किसी प्रकार के कोई शस्त्र नहीं थे। तो उस आयोजन में जब वो गए तो वहाँ जहाँ पे ये आयोजन किया गए थे वहाँ की वो जलियांवाला बाग का बताया गया, यहाँ की जो दीवारें हैं वो काफ़ी ऊंचाई तक दीवारें थी और आने जाने का जो मार्ग था वो एक ही रास्ता बताया गया था, यानी एक ही दरवाजा था। तो वहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, अचानक आके वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से कई लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से जलियांवाला का हत्याकांड माना जाता है।
तो ये कह सकते हैं कि सैनिकों ने यहाँ सेना के सैनिकों को लेकर जनरल जो ऑर्डोनी डायर था वो वहाँ पहुँच गया और बिना किसी को चेतावनी दिए उसने निर्दोष जो जनता लोगों के ऊपर गोलियों की वर्षात करना शुरू कर दिया। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, बीच में खाली एक कुआं था और बाहर निकलने का जो रास्ता था वो सकरा मार्ग था, जिसकी वजह से वहाँ पे असंख्य लोग नहीं निकल पाए, जिसकी वजह से गोलीबार के काफ़ी लोग भोग बने। 300 सरकारी विवरण के अनुसार यहाँ पे बताया गया है 379 लोग यहाँ मारे गए, 1200 लोग यहाँ पर घायल हुए थे, जबकि अंग्रेज सरकार के अनुसार 1000 लोग मारे गए। ब्रिटिश सरकार की ओर से जांच करने वाले जो हंटर कमीशन थे उनके जनरल डायर को बचाव किया और अज्ञानता में हुई जो प्रमाणिक भूल के रूप में यहाँ पे क्षम्य माना। दूसरी तरफ देखा जाए तो डायर जब इंग्लैंड वापस गया तो उसे 2000 पाउंड तथा तलवार भेंट करके उसे सम्मानित किया गया था। इससे भारत के लोगों को ज़बरदस्त आघात हुआ कि यहाँ पर ज़बरदस्त आघात यानी बहुत गहरी चोट पहुँची, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों को इसे मारा, उसके बावजूद वहाँ पर 2000 पाउंड तथा तलवार देकर उसे सम्मानित किया था, क्योंकि उसने भारत में जो यहाँ पे ये घटनाएं घटी उसकी वजह से। तो भारत के लोगों को ये चीज़ जानकर बहुत ही मतलब दुख हुआ। इस अमान्य हत्याकांड के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रति रही सही जो श्रद्धा थी वो भी डगमगा गई। इस घटना ने समग्र देश के राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां असहयोग के भावी आंदोलन की भूमिका की भी एक हत्याकांड पूरी हुई। अब यहाँ देखेंगे हम खिलाफत आंदोलन। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जर्मनी के पक्ष में शामिल हुआ था। इंग्लैंड की विजय के पश्चात उनके साथ जो संधि की गई थी उनकी शर्तें अत्यंत कड़ी और अन्यायपूर्ण थी। तुर्की को सुल्तान, उस समय इस्लाम धर्म का एक खलीफा यानी कि जिसे हम धार्मिक बड़ा कहते हैं, तो वो एक खलीफा था। उस समय जो कठोर शर्तें ला दी गईं उसका विरोध करने के लिए, उसे हल्की करने के लिए भारत ने जो आंदोलन शुरू किया उसे हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं। अली बंधु यानी कि मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली इस आंदोलन के मुख्य नेता माने गए थे। हिंदू मुस्लिम एकता के विचार से गांधी जी ने उस आंदोलन को समर्थन देने का अनुरोध किया और कांग्रेस के सहयोग से ये आंदोलन व्यापक बना था। फिर जानेंगे हम असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन यहाँ पे असहयोग आंदोलन दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन की स्वीकृति मिली। अंग्रेजों ने अब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के बदले स्वराज ही चाहिए ऐसी मांग बुलंद की थी। तो यह असहयोग आंदोलन यानी किसी प्रकार से किसी को सहयोग ना देते हुए स्वशासन यानी हम सिर्फ यहाँ राज करेंगे ऐसा जो सूत्र था उसको हटा के स्वराज यानी कि अब हमें पूरा राज्य चाहिए ऐसी यहाँ पर मांग की थी, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। फिर रचनात्मक पहलू। तो आंदोलन के सकारात्मक पहलुओं में हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ बनाना था, जहां स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का आग्रह रखना, घर पर चरखा चलाना, तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना, खादी अपशिष्टता निवारण, शराब निषेध, राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश होता है। तो यहाँ रचनात्मक पहलू में बताया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे स्वदेशी चीज़ वस्तुओं का आग्रह रखना यानी अपने देश में जो वस्तु उत्पादन होती है उन्हीं चीज़ वस्तु को प्रथम रखना है। तो घर में चरखा चलाना है, काफ़ी पैसे इकट्ठा करना, शराब पर निषेध यानी शराब पर प्रतिबंध लगाना। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय शिक्षा का समावेश करना, ये सारी चीज़ें इस पहलू में बताई गई हैं। फिर है खंडनात्मक पहलू। तो जबकि दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों, धारा सभा, सरकारी स्कूल कॉलेज का त्याग करना, सरकारी अदालतों, स्थानीय स्वराज संस्थाओं में नियुक्त यानी ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ना, इस प्रकार यहाँ पे इसका बहिष्कार करना बताया गया, जो बहिष्कार करके अनेक कार्यक्रमों में शामिल होता है। तो खंडात्मक पहलू में क्या बताया गया कि जितने भी लोग सरकारी नौकरी करते थे यानी अंग्रेजों के हक में जितने भी सरकारी लोग नौकरी करते थे उन लोगों ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। धारा सभा में जो भारतीय लोग थे उन लोगों ने धारा सभा छोड़ दी। सरकारी जो कॉलेज थे, स्कूल कॉलेज वगैरह थे, वहाँ पर जो विद्यार्थी थे उन लोगों ने स्कूल कॉलेजों का त्याग कर दिया। जो अदालतों में जो सरकारी वकील थे, जो भारतीय वकील थे, उन लोगों ने सरकारी वकालत छोड़ दी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने सदस्यों ने त्यागपत्र दिया और विदेशी जो वस्त्र थे, विदेशी माल सामान थे, उन सब चीज़ों का बहिष्कार किया था। सरकारी कार्यक्रम, उपाधियों वगैरह का बहिष्कार किया और अनेक कार्यक्रम शामिल हुए, जिसकी वजह से अंत में इंग्लैंड को यहाँ भारत छोड़कर जाना ही पड़ा था। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम बताया जाएगा। तो आंदोलन के प्रारंभ में महात्मा गांधी ने अपनी केसरे हिंद
रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने नाइटहुड सम्मानित आदि को यहाँ पर क्या किया, त्याग कर दिया था। यानी जो उनको उपाधि यहाँ मिल रही थी महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि और रविंद्रनाथ ठाकुर को नाइटहुड की जो सम्मान दिया जा रहा था, इन दोनों ने इस अपने सम्मान को ठुकरा दिया, यानी उसका त्याग कर दिया था। देश के अन्य नेताओं ने अब भी अपनी काफ़ी उपाधियां और जो पदवी थी जो उन्हें मिल रहा था पद, उनका त्याग किया। विद्यार्थियों ने अपने अंग्रेज विद्यालय और कॉलेज को भी छोड़ दिया। जगह जगह पर विदेशी जो कपड़े थे, जो माल सामान विदेशी आता था, उन सब चीज़ों की होली जलाना शुरू कर दी, मतलब कपड़ों को जला दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ विदेशी होली नाम दिया गया है। ड्यूक ऑफ कैनाल भारत आया तब उसका बहिष्कार किया गया, जो नवंबर 1921 में आया था उसका भी बहिष्कार यहाँ किया। प्रिंस ऑफ वेल्स सम्मान का भी यहाँ पर बहिष्कार किया गया। ऐसे कदम ने पूरे देश में एक अच्छी उत्तेजना उत्पन्न की थी, जिसमें दूसरी तरफ देखा जाए तो राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेजों की स्थापना हुई, जिसमें काशी, बिहार, जामिया मिलिया, गुजरात आदि में विद्यापीठ नाम से राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। यहाँ विदेशी जो प्रचार था वो शोर जोर से होने से इंग्लैंड में आयात होने वाले जो कपड़े थे, जूते, मौसों की जो वस्तु थी, उन सब में भारी कमी होने की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये गूंज सुनाई देने लगी और इंग्लैंड को हुए भारी नुकसान से सरकार चौंक उठी। तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए से अधिक धन एकत्र हुआ। जहां पर आंदोलन के दौरान बताया गया हिंदू मुस्लिम एकता अनेक प्रसंगों में प्रकट हुई। तो यहाँ बताया गया जिस प्रकार से विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, जो विदेशी जो शिक्षा थी उसमें से विद्यार्थियों ने अपना मतलब त्याग दे दिया, सरकारी नौकरियां छोड़ दी लोगों ने। तो इस प्रकार से जो इंग्लैंड में वस्तुओं की जो आयात होती थी वो कम हो गई। तो इस प्रकार से इंग्लैंड को क्या हुआ, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो इंग्लैंड की जो सरकार थी वो इस चीज़ से चौंक उठी। जहाँ पर तिलक फंड में 1 करोड़ रुपए हमें जमा करने थे, वहाँ पे बताया गया है कि 1 करोड़ से भी अधिक धन एकत्र हुआ था, जिसकी वजह से आंदोलन के दौरान यहाँ हिंदू मुस्लिम की एकता हुई और एकता के अनेक प्रसंग यहाँ पर प्रकट किए गए थे। हिंदू जमींदार और मुस्लिम किसानों के बीच हुआ जो मोपाला विद्रोह था वो टीका मात्र कहा जाता है। उसे ब्रिटिश सरकार ने कठोरतापूर्वक दबा दिया था। इस आंदोलन को निष्फल बनाने के लिए सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया, अंधाधुंध लाठीचार्ज की, गोलीबार की, सामूहिक गिरफ्तारियां की, अमान्य अत्याचार की और हिंदू मुस्लिम की एकता को यहाँ तोड़ने में वो फिर भी असफल प्रयास, वो काफ़ी अप्रयास होते रहे, जिसमें अंधाधुंध लाठीचार्ज में लाला लजपत राय की मृत्यु भी हुई थी। फिर यहाँ बताया गया चोरा चोरी की घटना, आंदोलन स्थगित। तो चोरा चोरी की जो घटना है वो गांधी जी ने की थी, जिसमें आंदोलन स्थगित रखा गया था। तो स्थगित रखना यानी रोक देना। तो किस कारण से रोका था, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गांधी जी हमेशा हिंसा के विरुद्ध में ही रहे हैं, वो अहिंसावादी थे। तो यहाँ जो चोरा चोरी की जो घटना हुई थी वहाँ पर बताया गया है कि काफ़ी लोग मतलब मारे गए, जलाए गए, जिसकी वजह से गांधी जी ने इस जो घटना है चोरा चोरी आंदोलन को यहाँ पर स्थगित रखा गया था। तो हम यहाँ जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित जो चोरा चोरी कस्बे था, वहाँ 5 फरवरी 1922 में निकले जुलूसों के लोगों पर जो पुलिस ने गोलियां चलाई थी, पुलिस की गोलियों को समाप्त हो गई तो वे पुलिस चौकी में जाके छिप गए। जब वो चौकी में जाके छुप गए तो वहाँ की तो उत्तेजित जो भीड़ थी, उन भीड़ ने क्या किया, पुलिस चौकी में आग लगा दी, क्योंकि उन्हें पता था कि सारे पुलिस वाले कहाँ बैठे हुए, पुलिस चौकी में जाके छुपे हुए हैं गोलियां समाप्त होने के बाद। तो वहाँ पे जो भीड़ थी, इकट्ठी हुई भीड़, उन लोगों ने क्या किया, पुलिस चौकी में जाके आग लगा दी, जिसकी वजह से 21 पुलिस वाले मारे गए थे। इस घटना और खबर मिलते ही गांधी जी ने बताया कि अहिंसा का मूल्य नहीं समझने वाले लोगों के हाथ में सत्याग्रह का शस्त्र रखकर मैंने हिमालय जैसी भूल की है। तो यानी उन्होंने मतलब वो कैसे थे, अहिंसावादी थे। उन्होंने ये कहा था कि हम स्वराज लेंगे, ठीक है, हम भारत पर राज करेंगे, हम गुलामी से आज़ाद होंगे, लेकिन हिंसा नहीं करनी है। मतलब वो हिंसा के विरुद्ध में थे। और यहाँ पर इन्होंने जो सत्याग्रह किया वो सभी अहिंसा रूप किया था, लेकिन ये वाला जो चोरा चोरी की जो घटना थी वो यहाँ पर हिंसा हुई, जिसकी वजह से उन्होंने ये कहा था कि अहिंसा का जो मैंने मूल किया था, अहिंसा का मूल यहाँ पर लोगों ने नहीं समझा, तो ना समझने वालों के हाथों में मैंने यहाँ सत्याग्रह का शस्त्र दे दिया है, जिसकी वजह से आज मैंने हिमालय जैसी इतनी बड़ी भूल की है। तो ऐसा कहकर उन्होंने इस असहयोग आंदोलन को तत्कालिक वापस लेने की घोषणा की थी। फिर है असहयोग आंदोलन का महत्व और उसका प्रभाव। तो इस आंदोलन को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में भारी सफलता नहीं मिली थी, परंतु अपने नकारात्मक और रचनात्मक जो कार्यक्रम द्वारा उसने लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया था। सरकार की तरफ से एक विरोधी वातावरण निर्मित हुआ।
यहाँ लोगों में जो अन्याय के विरुद्ध जो संघर्ष की भावना थी वो भावना प्रबल हुई। भारत के सभी वर्गों में राजनीतिक एक जागृति आई, जिससे स्वराज के लिए उनकी श्रद्धा अगिड़ हो गई, यानी जो डगमगाए नहीं, ऐसी अगिड़ श्रद्धा बनी। लोगों में लाठी दंड और जेल जाने का जो भय था वो भी दूर हो गया। युवक और स्त्रियों में राष्ट्रीय सेवा में आगे आई जो कांग्रेस लोगों की संस्थाएं बनी। देश में राष्ट्रीय शिक्षा देने वाली संस्थाएं की शुरुआत हुई। अंग्रेजी की जगह हिंद को महत्व दिया गया और राष्ट्रीय आंदोलन अब तक शहरों और नगरों में बुद्धिजीवियों तक सीमित था, वह अब जाके गांव-गांव में समान जनता तक फैल गया। फिर हम यहाँ जानेंगे स्वराज दल। तो लोगों में राजनीतिक जागृति को टिकाए रखने के लिए उद्देश्य से असहयोग आंदोलन स्थगित होने के बाद चिंतन जो दास थे, मुंशी और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने ये स्वराज दल की रचना की थी। उनका उद्देश्य धारा सभा में प्रवेश कर सरकार की अयोग्य नीतियों का विरोध करना था। स्वराज दल के स्थापकों ने गांधी जी के अस्पृश्यता निवारण और हिंदू मुस्लिम की एकता, चरखा चलाना, नशाबंदी करना, इन सब कार्यक्रम जो रचनाएं थी उन कार्यक्रम को यहाँ पर इन दलों ने स्वीकार किया था। उस समय में नवंबर 1923 में आयोजित जो धारा सभा के जो चुनाव थे जिसमें स्वराज दल को शामिल हुआ और केंद्रीय धारा सभा और कुछ जो प्रांत की धारा सभा में स्वराज दल के उम्मीदवार चुनकर आने में स्पष्ट बहुमत मिला था, जबकि बंगाल का जो प्रांत में जो बहुमत नहीं मिला था, फिर भी एक बड़े और मजबूत दल के रूप में यहाँ पर स्थान प्राप्त कर सका। केंद्रीय धारी सभा में दल के नेता के रूप में मोतीलाल नेहरू और बंगाल प्रांत के नेता में चित्तरंजन दास चयन हुए थे, यानी यहाँ पे इनको चुना गया था। स्वराज दल के जो सरकारी बजट और विधेयक में नामंजूर का जो सरकारी अन्यायपूर्ण नीति और रीति का जो विरोध किया गया था, जिससे जनता के प्रश्नों की तरफ सरकार को ध्यान देने के लिए विवश होना पड़ा और स्वराज दल के कार्यों के कारण ही सरकार को साइमन कमीशन की नियुक्ति 2 वर्ष पहले ही यहाँ पर करनी पड़ी थी। धारा सभा के स्वराज दल में अनुशासित रूप से कार्य किया गया। उस संसदीय प्रणाली स्थापित की गई। भारत के लोगों को लोकतंत्रात्मक पद्धति और संवैधानिक रूप से शासन चलाने की क्षमता दी गई। ऐसे ब्रिटिश सरकार ने समक्ष साबित करके बताया और ऐसे सुंदर कार्य परिणाम स्वरूप हिंद का शिक्षित वर्ग स्वराज दल की तरफ आकर्षित हुआ, जिससे लोगों में राष्ट्रीय जागृति का एक पुनः संचार हुआ, जहां स्वराज प्राप्ति को अधिक करीब लाने के लिए इस दल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन सभी में उसका महत्व बहुत ही मूल्यनिहित बताया गया है। जहां जून 1925 में चित्तरंजन दास का अवसान होने के बाद स्वराज दल कमज़ोर पड़ गया और कई सदस्य सरकार को असहयोग देते हुए कई नेशनल दल नामक नए दल स्थापित किए गए, जिससे स्वराज दल की जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा कम हो गई। उसके बाद चुनाव में तो मद्रास प्रांत के अतिरिक्त सर्वत्र उनके उम्मीदवारों पर एक भारी पराजय हुई थी, जो सन 1926 में हुई। विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तो इन कार्यों को एक जोरदार आलोचना भी की थी। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ हम ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, सभी के आंसर आपको नोटबुक में हल कर लेना है। यहाँ ये MCQ दिए गए हैं कि भारत के बंगाल विभाजन जो लागू किया गया वो किस रूप से माना गया था। तो हमने बताया था कि राज्य शोक दिवस के रूप में कि सुधार ने मुस्लिमों कौमी मतदान मंडल किया। तो मार्ले मिंटो। गुजरात में शस्त्र क्रांति की भूमिका किसने तैयार की थी? तो बारेंद्र घोष ने। विदेश की जो भूमि पर हिंद का सूचित जो राष्ट्रीय ध्वज था वो सर्वप्रथम किसने फैलाया था? तो मैडम भिकाई जी कामा ने। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपकी नोटबुक में हल कर लेना है। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समयानुसार मिलते रहें। थैंक यू।